we have already studied about concept of measurement, evaluation, test, examination, appraisal, etc. हमने कहा कि ये सारे मापन, मूल्यांकन, परीक्षा, मूल्यकरण के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने कहा measurement is a process of assigning numbers, symbols to object, events according to some rules. But in evaluation, I said evaluation is a process of extending to which, determining extent to which educational objective can be achieved. In other words, evaluation is a purpose or idea what is good or desirable. तो हमने यहाँ पे evaluation में हमने बात किया, evaluation में हमने बात किया कि क्या है कि ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हमारा उद्देश्य या विचार कितना अच्छा है, how is good or desirable. फिर हमने बात किया कि मूल्यांकन जो हमारा है ये क्या है, जजमेंटल इन नेचर. तब यहीं पे दो बातों से हम लोग देखेंगे कि ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन में ये दो बात आई, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है अभी हमको पता चलेगा कि मूल्यांकन से थोड़ा संप्रत्यय अलग है और आजकल यही संप्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है. तो हमारा वर्ड है असेसमेंट. ये इसका हिंदी है आकलन, और इसका हिंदी तो आपको पता ही है, पहले मैंने बताया है, मूल्यांकन. तो हमने क्या कहा, यहां पे मैंने पहली बात कहा कि हाउ इज गुड या डिजायरेबल, मतलब यहां पे बात है कि डिटरमाइन एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. यहां पे जो बात है इसको हम थोड़ा सा देख लें. एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल objectives are achieved. यहां पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है. यहां पे क्या करता है, यहां पे कहा करना है प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन. और ये सूचना कहां से आएगी, स्टूडेंट से आएगी. तो प्रोवाइडिंग फीडबैक, यहां पे फीडबैक इंपॉर्टेंट है, ऑन इंफॉर्मेशन एंड एरियाज इन इम्प्रूवमेंट. ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे हम लोग ये हमारा असेसमेंट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहले से आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे ये थोड़ा सा दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या थोड़ी सी अलग है. यहां पे हमने कहा कि जो हमारा अल्टीमेट एम है कि शैक्षिक उद्देश्यों को अचीव करना है, चाहे किसी तरह से करें, लेकिन यहां पे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बालकों से फीडबैक प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, और जो किस लिए, डिफरेंट एरियाज में क्या करना है, सुधार लाना है. ये सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी याद रखिएगा कि ये असेसमेंट में, आकलन में सुधार लाना है. तो सुधार किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. ये हम लोग आगे देखेंगे. तो हमने फिर क्या कहा था, ये जजमेंटल इन नेचर है, जजमेंटल इन नेचर. ठीक, ये क्या है, डायग्नोस्टिक इन नेचर, ये क्या है, निदानात्मक प्रकृति का है. इसमें किसी भी हालत में सुधार होना चाहिए. डायग्नोस करता है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो मेरे से पूछ के बीमारियों के बारे में डायग्नोस करता है और उसके बाद वो दूर करता है. तो यहां पे ये बात आएगी
कि खास करके असेसमेंट में इसीलिए वर्ड को ज्यादा यूज हो रहा है। पहले याद रखिएगा जो सीसीई है ये अब सीसीए यूज हो रहा है, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दिया गया, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट वर्ड आ गए है ये रिसेंट में। ठीक है, तो हमने कहा कि ये डायग्नोस्टिक इन नेचर है, इसकी कमियों को पता लगाने के बाद दूर किया जाता है। और फिर क्या है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अब ये लग रहा होगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस हिंदी है प्रक्रिया, मतलब ये ऑन गोइंग है, चल रही है ये, है ना, और चल रही है, उसी के दरमियान हमको आकलन करना, असेसमेंट करना है। प्रोडक्ट ये क्या है कि जजमेंट है कि उसका इतना मार्क्स आ गया तो आ गया, अब उसको ये ग्रेड दे देना है। तो यहां पे प्रोडक्ट मतलब कि सेशन एंड हो चुका है और हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब ये हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो प्रक्रिया चल रही है ड्यूरिंग सेशन, तो इसको हम लोग फॉर्मेटिव कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट एंड ऑफ द सेशन हो गया वो हम लोग क्या कहते हैं, समेटिव कहते हैं। तो अब हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने अभी देखा कि मूल्यांकन और आकलन ये क्या होता है, तब हम लोग डिटेल रूप से देखेंगे थोड़ी सी कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन, जिसमें हम लोग इसमें देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन, अर्थ एवं परिभाषा। यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है, ये आकलन। तो हमने अभी कहा है इंट्रोडक्शन में कि आकलन में जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि छात्रों के द्वारा फीडबैक प्राप्त करना। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे बड़ी जो, अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी नेचर की बात करें, तो सबसे बड़ी बात हमने कहा कि टू प्रोवाइड फीडबैक। तो पहली बात याद रखना है, आकलन में क्या करना है, फीडबैक प्राप्त करना, फीडबैक बालकों से प्राप्त करना। अब इस फीडबैक में जो बात आती है ये दोनों के द्वारा होगा, शिक्षक एवं छात्र दोनों होंगे इसमें, शिक्षक एवं छात्र दोनों। अब ये आगे देखिए कि शिक्षक और छात्रों के द्वारा दोनों को फीडबैक होगा। हम पढ़ा रहे हैं तो हमको ही पता होना चाहिए कि हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं तो कितना हमारा उद्देश्य सफल हुआ। तब ये शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती है। अब जिसमें दोनों सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो यहां पे आकलन में जो सबसे बड़ी बात हुआ, ये बात हमने कहा कि यहां पे क्या शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती, जिसमें दोनों क्या है, सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। और अब ये बातें यहां पे आएंगी, और दोनों के द्वारा जांचने की प्रक्रिया किया जाता है। तो कहने का मतलब आकलन में ये दोनों होगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने आप को असेस करेंगे। हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी असेस करेंगे, स्टूडेंट भी असेस करेगा। तो अब यहाँ पे दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से इसको समझिएगा। तो आकलन में कहा कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जा रही है और अधिगमकर्ताओं और शिक्षक दोनों मिलकर सूचना क्या कर रहे हैं, सूचनाओं के द्वारा अपने को असेस कर रहे हैं और वो जो है से गतिविधियों में शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमने अभी आपको कहा था,
उद्देश्य जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है कि सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद उसमें परिमार्जन लाना। क्या करना? सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद उसमें परिमार्जन लाना, परिमार्जन, मॉडिफाई, परिमार्जन लाना। तो मुख्य रूप से ये बातें आ गई कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलके क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, फीडबैक प्रदान करते हैं और दोनों अपने आप को जांच में शामिल करते हैं। और वो जांच में शामिल करने के बाद पुनः उस सूचनाओं को परिमार्जित करते हैं और दोनों सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी आकलन का हमने जो आपको अवधारणा बताया, कंसेप्ट बताया, वो हिंदी में था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें इंग्लिश में कुछ डिफिनेशंस। असेसमेंट, आकलन। तो अब हम देखें, असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, ध्यान देना है क्या क्या होती है इसमें आकलन में। असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, संग्रह करना, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा। यहां पे जो बात है कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? कलेक्टिंग, COLLE, जिसमें क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं एंड यूजिंग डेटा। किस लिए भाई? फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभी हमने आपको पहले भी कहा था कि आकलन में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपको सुधार लाना है। और थोड़ा हम लोग देखें, इन एजुकेशन the process by which one attempts to measure। अब यहां पे बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, इस डिफिनेशन से आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हमने कहा कि आकलन में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम संग्रह करते हैं और रिव्यू करते हैं। जो डेटा मेरे पास आता है, चाहे डेटा मेरे द्वारा भी होगा और छात्रों के द्वारा होगा, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सूचनाओं को संग्रह करना और रिव्यू करना आकलन कहलाता है। अब इसमें देख लीजिए कि इन एजुकेशन द प्रोसेस बाय विच वन अटेम्प्ट्स टू मेजर। अब क्या मेजर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दो बात है यहां पे कि हम लोग को मेजर करना है, टू मेजर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ in effectiveness of teaching learning process। यहां भी वही बात है कि हम लोगों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसकी प्रभावशीलता को देखना है। तो प्रभावशीलता कितनी उसमें गुणवत्ता है और कितनी इसमें दोनों रूप से देखना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता मात्रात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से, दोनों रूप से हम लोगों को मेजर करना है, वो आकलन कहलाता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे। अब
इसके आगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। कहा कि अब हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक है इधर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये हिंदी हो गया इसका अधिगम का आकलन और ये आपका हो गया अधिगम के लिए आकलन। तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आप समझिएगा इसको, ये जो हमारा असेसमेंट 4 ये एफ है, तो F4 इसका दूसरा नाम है फॉर्मेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव। इसका हिंदी क्या है? संरचनात्मक या निर्माणात्मक, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब यहां पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग का दूसरा नाम है यहां पे समेटिव। समेटिव इसका हिंदी है योगात्मक। तब यहां पे देखना है हम लोगों को कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम लोग फॉर्मेटिव कहते हैं, संरचनात्मक कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं? दूसरा नाम समेटिव कहते हैं, योगात्मक कहते हैं। अब देखना आगे है कि अब इसमें बातें कौन सी आएगी। तो अभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मैंने असेसमेंट में क्या कहा था कि असेसमेंट डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। उसका उद्देश्य होता है सुधार करना है, उसको कमियों को पता लगाना है, टू फाइंड आउट द डिफिशियंसी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसको पता लगाना, उसको दूर करना है। तो अब ये होगा कैसे? तो इसीलिए कहा कि इट मॉनिटरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यही बात है कि कह रहा है कि ये जो जांच किया जाएगा, ये मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग द सेशन, सत्र के दौरान, सत्र के दौरान या सत्र के बीचों बीच। कहने का मतलब जो सत्र चल रही है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो हम यहीं पे पूछ लेंगे, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक इन नेचर है, डायग्नोस करके इसको रिमेडी करना है। तो अब यहां पे बात हो गई कि हमारा जो अधिगम के लिए आकलन है, ये सत्र के दौरान या सत्र के बीचों बीच जो आकलन होगा वो क्या कहलाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा, फॉर्मेटिव कहलाएगा। ये यहां पे सेम बात हो जाएगी। इट मॉनिटरिंग एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन। ठीक, ये जो है से सत्र के समाप्ति के बाद, सत्र के समाप्ति के बाद ये जो होगा। अब हम लोग को देखना है दूसरी बात कि अभी हमने कहा कि ये इट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द सेशन, जब सत्र के दौरान चल रहा है, क्वेश्चन आंसर होगी, तो निश्चित है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार आएगा ही आएगा। तो दूसरी बात हम यहां पे करेंगे कि अब ये शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कैसे आएगा? मैंने अभी कहा था असेसमेंट में टू प्रोवाइड फीडबैक। तो यहां पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फीडबैक, टू प्रोवाइड फीडबैक। इसका मुख्य उद्देश्य है पुष्टि प्रदान करना, उससे फीडबैक प्राप्त करना। लेकिन यहां पे इसका क्या उद्देश्य है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका है, ध्यान देना है, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, मुख्य उद्देश्य इसकी है, ध्यान दीजिएगा, टू प्रोवाइड डिग्री, सर्टिफिकेट। यहां पे
जो लास्ट में एंड ऑफ द सेशन जो मूल्यांकन हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको डिग्री प्रदान करना या सर्टिफिकेट प्रदान करना या प्रमोट इन नेक्स्ट क्लास। यहां पे बात क्या है कि या अगले क्लास में भेजना या डिग्री प्रदान करना, या अगर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगले क्लास में ही भेजा जाए। तो हमने आपको बताया कि हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? फीडबैक प्राप्त करना, प्रतिपुष्टि इसका हिंदी होता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारा उद्देश्य हो गया कि इसको डिग्री प्रदान करना है, सर्टिफिकेट प्रदान करना है। अब जो अगली बात हम करेंगे, जैसे कोई भी कार्यक्रम हम शिक्षण सामग्री है या शिक्षण विधि है, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियों को जब अंतिम रूप देना होता है, अंतिम रूप देना है, तो ये सारी चीज यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। किसको? फॉर्मेटिव को। लेकिन यहाँ पे शिक्षण विधियों या शिक्षण सामग्रियों को यहाँ पे ऑनगोइंग, ये कैसे चल रहा है या भविष्य में, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने क्या कहा, यहाँ पे शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्रियों को लागू करने के साथ साथ भविष्य में इसको जारी रखने के लिए, अनवरत आगे चलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों? इसको अंतिम रूप देने के लिए फॉर्मेटिव का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि अधिगम के लिए आकलन या संरचनात्मक जो हमारा आकलन है, इससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। क्या कहा मैंने? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार संभव। और लेकिन यहां पे जब वो लास्ट में होगा, एंड ऑफ द सेशन हमारा समाप्त होगा, तब होगा। ये यहां पे क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार संभव नहीं। सही बात है। अब आगे देखिए कि आखिर जब यहां पे हमें कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव है और ड्यूरिंग सेशन ही इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी बात आ गई कि फॉर्मेटिव में अधिगम के लिए आकलन में जो है छात्रों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो इसमें ज्यादा होता है बनिस्बत इसके। तो हमने कहा अगला पॉइंट, छात्रों के बीच अंतःक्रिया ज्यादा। यहां पे अंतःक्रिया में कमी आई, या ना के बराबर भी कह सकते हैं। अंतःक्रिया ना के बराबर, अंतःक्रिया न के बराबर मतलब क्या? एंड ऑफ द सेशन में एग्जामिनेशन होगा तो वो बच्चा सुधरा या नहीं सुधरा, बस उसको डिग्री सर्टिफिकेट हम देके चला देते हैं उसको। लेकिन फॉर्मेटिव का जो है ये हमारा उद्देश्य होता है कि एनी हाउ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना ही लाना है। और ये मैंने कहा था सेशन शुरू में, और यही हमारा आज का जो सीसी पैटर्न है, जो बच्चे का जो ये है सारी बातें वो इसी पैटर्न पे होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे होती है। तो अब इसमें और हम आगे अंतर देखते हैं। तो अभी हम लोग ने इसके पहले बहुत सारे अंतर देखा, तो उसमें बातें यही निकल के आई कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव कहते हैं, इसको समेटिव कहते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसे सुधार लाया जा सकता है और इसमें सुधार लाने की चांसेस कम जाते हैं। एक बात मैंने कहा था कि ये भी कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम है, जो मैंने कहा, क्या कहा था इसमें कि शैक्षिक कार्यक्रम, या हमने कहा था शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री आखिरी क्यों करते भाई? तो ये मैंने शैक्षिक कार्यक्रम कहा, शिक्षण विधि कहा, शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्तापूर्ण वांछनीयता
और उपयोगी बनाने के लिए। और मैंने क्या कहा था कि इसको अंतिम रूप देने से पहले, ये मैंने कहा था अंतिम रूप देने से पहले। तो कहने का मतलब ये जो वांछनीयता और जो गुणवत्तापूर्ण है, तो इसको फाइनली इसमें देखा जाता है, जो मैंने कहा कि चाहे वो हमारा, जो हमने कहा ना कि शिक्षण सहायक, शिक्षण विधि जो हमने लिखा वहां पे, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, ये इसकी भी वांछनीयता, गुणवत्ता और ये जो उपयोगी, इसको क्या करना है, यथावत रखने। मैंने कहा था आपको अभी, यथावत रखने और भविष्य में जारी रखना है इसको। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको अंतिम रूप देने से पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेटिव। अंतिम रूप कहने का मतलब हम हमको पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं समझ पा रहे तो हम ये क्लियर कर देंगे। तो उसी तरह से, या इसको समेटिव जारी रखने मतलब हमने क्या कहा कि उसका उद्देश्य डिग्री प्रदान करना, सर्टिफिकेट प्रदान करना, तो भविष्य में कहीं पे भी उसको जॉब लगेगी तो वो डिग्री का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सीटेट में जो सवाल पूछता है वो वहां पे देखिएगा। सीटेट में सवाल यही पूछता है कि अब जो ड्यूरिंग द सेशन, सत्र के दौरान और सत्र के बीच, तो ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि जैसे कि आता है कि एक शिक्षक विद्यालय के बच्चों को टूर पे ले गया, शैक्षिक परिभ्रमण पे ले गया, शैक्षिक परिभ्रमण पे ले गया और अगले दिन उससे क्लासरूम में चर्चा की जाती है, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है? तो लोग समझते हैं कि सेशन खत्म हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। वो जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही आएगा, क्योंकि अभी जस्ट टूर पे से, एक्सकर्शन पे से आया है और उससे सवाल पूछा जा रहा है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। या एज फॉर एग्जांपल हमने कहा, और दूसरी एग्जांपल है कि जैसे मान के चले हम लोग रेस्टोरेंट में गए, तो हमने जो ऑर्डर किया, पिज्जा का जो ऑर्डर किया, तो वो पिज्जा जो बना रहा है, जो आपका वेटर है, वो घर में जो कुक जो बना रहा है, तो वहीं पे अगर वो टेस्ट कर लिया नमक, वो सारी चीजें, तो वो क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वहां पे सुधार संभव है। लेकिन जब कस्टमर के पास आ जाएगा तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो, जिसमें सुधार संभव नहीं है। तो वो जो कुक बना रहा था तो असेसमेंट फॉर हो जाएगा, और मेरे पास आ गया तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। तो सीटेट में सवाल यही रहती है कि आपको बच्चे को परिभ्रमण पे ले गया, उसके बाद अगले दिन चर्चा हुआ, तो वो कौन सा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। एक आपका है असेसमेंट एज लर्निंग। ये असेसमेंट एज लर्निंग मतलब अधिगम के रूप में आकलन, इसका हिंदी हो गया अधिगम के रूप में आकलन। तो इसको समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है पीयर असेसमेंट। हम आप लोग समझेंगे इसको। पीयर असेसमेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे बालक अधिगम करता जो होता है, अपनी मूल्यांकन खुद करता है, स्वयं से अपनी योग्यता क्षमता का एक दूसरे का मूल्यांकन करता है। ठीक से समझिएगा। ये जो हमारा सहपाठी जो आकलन है या असेसमेंट एज लर्निंग है, इस प्रकार के आकलन में विद्यार्थी अपने समूहों का आकलन स्वयं करते हैं। मुख्य रूप से असेसमेंट एज अ लर्निंग में जो आकलन होती है वो विद्यार्थी अपने ही सहपाठी एक दूसरे का करते हैं। ये मैंने कहा असेसमेंट एज लर्निंग में। और असेसमेंट इन लर्निंग है, उसमें क्या है कि स्टूडेंट अपनी जो है परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, ये करता है। तो हमने देखा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। धन्यवाद।